हरिओम, वेलकम अगेन। तो ये है RIMC के दिसंबर 2022 के मैथ्स पेपर का पार्ट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पार्ट बी में टोटल कितने प्रॉब्लम्स होते हैं? तो पार्ट बी में टोटल होते हैं 10 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। ठीक है, फ्रॉम 21 to 30, क्वेश्चन नंबर 21 to 30 पार्ट बी में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज some toffees are bought at 9 for 10, 9 for rupees 10 and an equal number at 11 for rupees 10. Okay, ठीक है। And toffees are sold, if all toffees are sold at 10 for rupees 10, then find the gain or loss percent. देखिए, ये प्रॉफिट लॉस का बहुत ही सिंपल टिपिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कि कोई बंदा था जो खरीदा। ठीक है, कोई बंदा था जो खरीदने गया। तो क्या खरीदा है उसने पहले टॉफीज खरीदा है 9 for rupees 10। देखिएगा ध्यान से, नॉट ऑफिस खरीदी है 10 रुपए में, नॉट ऑफिस खरीदी है 10 रुपए में। तो देयरफॉर सीपी ऑफ वन टॉफी, एक टॉफी का सीपी क्या आ गया हमारा 10/9 रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टाइप का टॉफी क्या खरीदा है उसने? दूसरी टाइप की टॉफी खरीदी है 11 for rupees 10, 11 for rupees 10। अब जो दूसरी दुकान में गया हो तो उसे मिला 10 रुपए में 11 टॉफी, उसने वो खरीदी। तो यहां भी हम निकाल लेते हैं कि यहां भी सीपी ऑफ वन टॉफी क्या होगा। तो वन टॉफी देखेंगे तो आ जाएगा 10/11 रुपीज, 10/11 रुपीज। देखो यहां पर ना, आप कितने भी नंबर ऑफ टॉफीज आपके हिसाब से आप कुछ भी ले लो, बस करना क्या है कि इक्वल नंबर दोनों का होना चाहिए, दोनों टाइप की टॉफीज का इक्वल नंबर होना चाहिए। तो यहां मैं एक एक टॉफी लेकर के बना रहा हूं। आप चाहो तो 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1000 जितना आपको इच्छा हो ले लो, कि पहले का भी 1000 खरीदा, दूसरे का भी 1000 खरीदा, 500, 500 जितना भी इच्छा हो, बस इक्वल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां सबसे सिंपल है, एक लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो नाउ यहां पर हम कहेंगे टोटल सीपी ऑफ टू टॉफीज। ठीक है, दो टॉफीज हो गए ना, एक टॉफी, दोनों को खरीदने में टोटल कुल कितने पैसे लगे, वो हो जाएगी टोटल सीपी। तो कितना हो जाएगा हमारा 10/9 प्लस 10/11 विच इज इक्वल्स टू 1110 एंड प्लस 90, दैट इज 200/99 रुपीज। 200/99 रुपीज हो गए टोटल सीपी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है, बेचा क्या है उसने? तो टॉफीज आर सोल्ड एट 10 for rupees 10, मतलब कि 10 रुपए में 10 टॉफी बेची है उसने, 10 रुपए में 10 टॉफी बेची है। तो अब हम करते हैं यहां से एसपी देखते हैं। SP of 10 टॉफीज इक्वल्स टू रुपीज 10। देखो हमने दो टॉफी का सीपी निकाला है ना, आप यहां से एक टॉफी का निकालो या यहां दो टॉफी का एसपी निकाल लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, SP ऑफ टू टॉफीज। देखो इक्वल नंबर ऑफ चीजें खरीदेंगे और इक्वल नंबर ऑफ चीजें बेचेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो उसके लिए इक्वल नंबर ऑफ आइटम हमेशा प्रॉफिट लॉस में इक्वल नंबर ऑफ आइटम आपके सीपी में होने चाहिए और उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स आपके एसपी में भी होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, एसपी ऑफ टू टॉफीज कितना होगा? तो 10 रुपए में 10 टॉफियां मिलती है, तो 1 रुपए में 1 मिलेगी, तो दो टॉफी का दाम कितना होगा 2 रुपीज। ठीक है, नाउ ये है मेरा एसपी और ये है मेरा एसपी, दिस इज एसपी एंड दिस इज सीपी। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 99 2 198 होता है, मतलब कि ये 2 से कुछ बड़ा नंबर है। दैट मींस यहां पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सिंस एसपी इज लेस देन सीपी, दिस इंप्लाइज दैट लॉस हैपेंस। तो लॉस इज इक्वल टू, आपको पता होगा बच्चों क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज 200/99 माइनस 2 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 2/99 रुपीज, 2/99 रुपीज, ये हमारा आ जाएगा लॉस। अब इसी को जब हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज लॉस, तो आई होप कि आपको परसेंटेज लॉस निकालना आता होगा। क्या होता है, लॉस इंटू 100/CP। ठीक है, लॉस इंटू 100/CP। तो CP कितना है हमारा 200/99, तो 99 ऊपर चला जाएगा। चलो 99 से 99 गया। ठीक है, 100 से ये गया 2 टाइम्स और 2 से 2 ये गया, तो आगे हमारा 1% का क्या हुआ, इसे लॉस हुआ। ठीक है, क्या हुआ हमारा, देयरफॉर रिजल्ट इज, चलो थोड़ा सा इसे अरेंज कर देते हैं। सो हमारा रिजल्ट हो गया बच्चों 1% लॉस। ओके, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के सवाल में कभी भी आए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हमें बस क्या करना है, हमें बस ध्यान क्या देना था बच्चों कि सबसे पहले हमें इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे सीपी में होने चाहिए और उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स हमारे एसपी में होने चाहिए। तो हमने 9 for 10, हमें कहा 9 रुपए में 10 रुपए में 9 टॉफियां मिलती है, तो हमने एक टॉफी का दाम निकाल लिया। फिर उसी तरह हमें मिला 10 रुपए में 11, वहां भी एक टॉफी का दाम निकाल लिया। दोनों को जोड़ के हमें 2 टॉफी का टोटल सीपी आ गया, 2 टॉफी का टोटल एसपी आ गया। अब जब आइटम सेम हो गए तो डायरेक्टली हम एसपी और सीपी को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि एसपी हमारा लेस देन है सीपी से, एसपी हमारा लेस देन है सीपी से, देयरफॉर हमें लॉस हुआ है। लॉस के लिए सीपी माइनस एसपी, देन लॉस परसेंटेज 1% का लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इनटू इट। ठीक है, ओके, द डायमीटर
ऑफ पेंसिल इज 7 mm। पहला इन्फॉर्मेशन, पेंसिल का डायमीटर क्या है? पेंसिल का डायमीटर है 7 mm। इन सब चीजों में आराम से लिख दीजिए आप, डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm। ओके, ग्रेफाइट का डायमीटर दिया हुआ है 1 mm। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm। ओके, एंड लेंथ ऑफ पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द वेट ऑफ होल पेंसिल। पूरे वेट का, पेंसिल का वेट बताना है। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड इज 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड दिया हुआ 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेफाइट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेफाइट है हमारा 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली होता है, ये रेशियो होता है आपका डेंसिटी ऑफ आइटम बाय विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, चलिए ये तो साइंस का टॉपिक है, पर यहाँ क्या हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमारा डेंसिटी बेसिकली निकलती है। तो डेंसिटी दिया हुआ है, आपको पता है डेंसिटी का यही होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर में सारा है, तो बेस्ट है हम इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ अगर 1 मिलीमीटर में देर पूछेगा तो हमारे पास आएगा 0.1 सेंटीमीटर। पीछे जा रहे हैं तो भागा देंगे 10 से। ठीक है, तो मतलब कि इसका डायमीटर क्या हो गया? 7 नहीं, 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर हो गया 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/10 तो 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर। नाउ पेंसिल कैसा होगा बालकों? पेंसिल कैसा होगा? तो पेंसिल आपको पता है कैसा होगा, सिलिंड्रिकल शेप में होगा, है ना। पेंसिल सिलिंड्रिकल शेप में होगा, और बीच में हमारा क्या लगा हुआ होगा? तो बीच में हमारा लगा हुआ होगा ग्रेफाइट, राइट। बीच में हमारा लगा हुआ होगा ग्रेफाइट, ये हमारा ग्रेफाइट का पोर्शन है। ऐसा ही होता है पेंसिल में, बीच में पतली सी ग्रेफाइट वाली लगी हुई थी जिससे हम लिखते हैं, और ये पूरा बाहर हो गया हमारा वुड का। अब हमसे पूछा, देखिए क्या क्या है, हमसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा है कि फाइंड द कैलकुलेट द वेट ऑफ द होल पेंसिल। पूरे पेंसिल का वेट बता दो क्या है। तो सिंपल सी बात है, पूरे पेंसिल का वेट बताने के लिए हमें ये पता करना होगा कि पहले ग्रेफाइट कितना है और वुड कितना है, उसकी वॉल्यूम कितनी, कितना उसका मैटर पड़ा हुआ है। तो हमें जब मास पता चलेगा तो मास पर इससे हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके हम उसका वॉल्यूम पता चलेगा, तो हम डेंसिटी में मल्टीप्लाई करके उसका मास निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम हमें पता करना है, डेंसिटी हमें गिवन है, दिस इज, तो मास हमें पता चल जाएगा तो हम वेट निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देख आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमें सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। देखिए हमें पूछा है वेट ऑफ द होल पेंसिल, तो होल पेंसिल के लिए हमें ग्रेफाइट इसमें बीच में डाला हुआ है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है, तो उसकी वॉल्यूम मुझे अलग निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों सेम मटेरियल होता, ऐसा मटेरियल होता कि दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होती, तो हम डायरेक्टली पूरे होल पेंसिल का वॉल्यूम निकालते और बात खत्म करते। बट ऐसा हम नहीं कर सकते, यहाँ पर ग्रेफाइट अलग मटेरियल है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है, तो हमें उसका वॉल्यूम अलग से निकालना पड़ेगा, तब उसका मास भी अलग होगा, और उसके हिसाब से फिर अब वुड के वेट में वुड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वुड के वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे पेंसिल के वॉल्यूम में से हम ग्रेफाइट के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h। h है उसका जो लेंथ है, हमारा जो लेंथ गिवन है, दैट इज इट्स h। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इज 22/7 इंटू r स्क्वायर। r इज 0. अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा गलत हो गया है, दिस विल नॉट बी 0.01, 1/10 है ना, 1/10 है तो 0.1 होगा, 0.1 होगा, बिल्कुल ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ पर होगा 0.1/2, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, 0.1/2 इंटू 0.1/2 इंटू 10। इसे फटाफट क्या कर देना है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसे फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 2 से 5 टाइम्स ये खत्म, 7 तो कहीं कटना नहीं है किसी को, 2 से ये 11 टाइम्स खत्म। तो अगर हम इसे देखेंगे तो 2 जीरो को नीचे 1155 और नीचे 2 जीरो आएगा तो 0.55/7 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी दी वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो यहाँ से हम वेट ऑफ ग्रेफाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पेंसिल का वेट तो निकालना ही है। तो वेट ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैंने कहा था ना, वो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास, मास इंटू डेंसिटी, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बस हम वही चीज कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है ग्रेफाइट की? 2.1। तो दिस इज 2.1 इंटू 0.55/7। इसे जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.3, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.165। 0.165, 55 3 जा 165 और 1 2 3, तो 0.165 ग्राम।
ये आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा वेट ऑफ ग्रेफाइट 0.165 ग्राम। ठीक है, बहुत ही सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन है इस सवाल में और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तो यहां तक तो आ गया हमारा ग्रेफाइट का काम खत्म। अब हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वुड। वुड की वॉल्यूम देखने के लिए हमें पेंसिल माइनस ग्रेफाइट करना पड़ेगा, पेंसिल माइनस ग्रेफाइट, पेंसिल में से हमें ग्रेफाइट हटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये आर, बड़ा वाला आर क्या है, तो बड़ा वाला आर मैं इसको कहूंगा, ठीक है, ये जो होगा 0.7/2, और ये छोटा वाला आर मैं ग्रेफाइट को कहूंगा, ठीक है, 0.1/2। ठीक है बच्चों, बड़े आर यानी पूरे पेंसिल का आर में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहां पर देखेंगे हम लोग लिख सकते हैं पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो गया, बड़ा वाला आर 0.7/2 का होल स्क्वायर माइनस छोटा वाला 0.1/2 का होल स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, जब इसे हम पूरी तरह से इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद आएगा, इसे जब चारों तरफ से सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपका, कुछ आएगा 1.2 इंटू 22/7। इसे अभी रहने देते हैं, इसलिए देखो रहने दे रहे हैं, यहाँ पर कोई काटपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है 7 इंटू 0.7 अभी वुड में हम करने वाले हैं, जो कि हमारा काम खत्म कर देगा, काट देगा इसको। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें वेट ऑफ वुड निकालना है। ठीक है, वेट ऑफ वुड। तो वेट ऑफ वुड क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड इंटू इट्स वॉल्यूम। ठीक है बालकों, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दी हुई है, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तभी से कर देते हैं हम 0.7 इंटू 22/7 इंटू 1.2। अब काट देते हैं इसे, तो ये यहां से काटेंगे तो आ जाएगा ये 0.1 टाइम्स। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 1.2, 22 इंटू 1.2 इंटू 0.1। जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा 2.64 ग्राम। राइट, अब यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर टोटल वेट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू वेट ऑफ वुड 2.64 ग्राम प्लस वेट ऑफ ग्रेफाइट जो भी हमारा था 0.165 ग्राम, 0.165 ग्राम। तो जब इसे दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही सिंपल, वो हो जाएगा टोटल वेट 2.805 ग्राम, 2.805 ग्राम। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन का सवाल था, बस RIMC आपसे कैलकुलेशन और एक कॉन्सेप्ट की वॉल्यूम और सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है कि नहीं, बस वो देखना चाह रहा था। ठीक है, तो सिंपल, ओके, चलो इसे थोड़ा और बड़ा ही कर देते हैं अभी। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक साथ दिख रहा है आपको। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन करने हैं। सबसे पहले हमने यहां से शुरू किया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, देन हम यहां पर गए, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाली हमने, देन हमने वॉल्यूम ऑफ वुड निकाला, और देन हमारा फाइनल आंसर हो गया टोटल वेट ऑफ पेंसिल हमने निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money at 10% per annum for 2 years is ₹500। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछता है इसे। ठीक है, चलिए यहां पर आप द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, चलो सम हमें पूछ रहा है कि क्या प्रिंसिपल अमाउंट था वो बता दीजिए। ठीक है, फाइंड द सम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि कैसे किया गया है, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाया गया, मतलब साल में एक बार हमें इंटरेस्ट लगता है। फिर क्या है, 10% पर एनम रेट है और टाइम है 2 years। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस प्रॉब्लम। नाउ एक तो उपाय ये है कि आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान करके आप फटाफट सॉल्व कर दीजिए। दूसरा हम चलो अभी क्या करते हैं, हम 100 रुपए मानते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन हमारा आसान रहेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे जो मुद्दे की बात आती है, जहां समय लगता है, वो है इसके कैलकुलेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लेट प्रिंसिपल अमाउंट बी 100 रुपीज। ठीक है, तो इस पर अमाउंट व्हेन कंपाउंडेड एज कंपाउंडेड एनुअली, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर क्या होता है हमारे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई N इंटू NT। ये आपको पता होगा, N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एक टाइम पीरियड में कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा। जैसे अगर यहाँ हाफ ईयरली दिया होता है तो एक साल में 2 बार लगेगा, तो यहाँ N की वैल्यू 2 हो जाती, क्वार्टरली में आपके 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ये R बाई N हो गए, R बाई N। अब यहाँ N की वैल्यू 1 होगी क्योंकि एनुअली लग रहा है, एक बार लग रहा है। तो चलिए हम इस पर पहले बिठाते हैं अपना। तो P हमारा क्या है, 100 हमने माना है, 1 प्लस रेट क्या है हमारा 10%, यानी 10/100, उसको परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और N की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू कितने साल के लिए है, ओह नॉट हेयर, हाँ कितने साल के लिए है बच्चों, तो 2 साल के लिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2। ठीक है, अब इसे फटाफट से थोड़ा सा काटापीटी कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 इंटू 10/1, 11/10 का स्क्वायर, 11/10 का स्क्वायर। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 100 इंटू 121/100, 100 से 100 गया 121। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट आ रहा है हमारा
ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है, अमाउंट 121 रुपीज, ठीक है। चलो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपको पता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 121 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 21। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना हो गया? P हमने 100 माना है, रेट हमारा 10% है, टाइम हमारा 2 साल के लिए है, अपॉन 100 इसे काटेंगे तो आ जाएगा 20 रुपीज। अब देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस कितना आया। देखिए अब यहाँ से सवाल समाप्त। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI कितना है? 21 माइनस 20 यानी कि 1 रुपीज। तो यहां से हम अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि इफ डिफरेंस इज 1 देन सम कितना माना है हमने? 100 रुपीज, ठीक है। तो सिमिलरली डिफरेंस जब 500 है तो देयरफॉर व्हेन डिफरेंस इज इक्वल टू 500 देन सम क्या होगा? देखो डिफरेंस जो है 1 रुपया था तो 100 रुपया था, तो ये क्या हुआ? 500 टाइम्स हो गया। तो जो पहले हमारा सम था वो भी अपने 500 टाइम्स हो जाएगा। तो सम इज इक्वल टू 100 का 500 टाइम्स, देयरफॉर 50,000 रुपीज हो जाएंगे। 1 2 3 4 50,000, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर, दिस इज आवर सम, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सो 50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 120 men had food provision for 200 days। 120 लोगों के लिए 200 दिन का खाना है। आफ्टर 5 days 30 men died due to an epidemic। क्या हो गया? 5 दिन बाद 30 लोग मारे गए, कुछ दुर्घटना हुई, एपिडेमिक हो गया, ठीक है। तो 5 लोग मारे गए, 5 दिन बाद 30 लोग मारे गए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, जो खाना बचा हुआ है वो कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको सिंपली ऐसे करते हैं कि फॉर 120 men फूड है, फूड हाउ लॉन्ग और हाउ मेनी डेज डज फूड है? तो 200 डेज, 200 दिन का खाना है, ठीक है। तो फॉर 1 man इफ यू वांट टू लुक फॉर 1 man, तो एक दिन के लिए कितने दिन को खाना रहेगा? अगर एक ही आदमी को दे दिया जाए सारा खाना खत्म करने के लिए तो कितने दिनों तक होगा? तो बहुत काफी दिन, तो मल्टीप्लाई बढ़ेगा, दिन बढ़ेंगे, ठीक है। अकेला आदमी ज्यादा दिन तक खाना खाएगा। तो सीधे हमें समझना है कि ये इन्वर्स रेशियो है, ठीक है। ये इन्वर्स रेशियो, इस बात का भी ध्यान रखना है। कैसे? क्योंकि लोग घटेंगे तो खाना बढ़ेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा दिन तक चल पाएगा। तो जब भी कभी ऐसा हो कि एक क्वांटिटी घटे तो दूसरी क्वांटिटी बढ़े, और दूसरी क्वांटिटी घटे तो पहली क्वांटिटी बढ़े, जब दोनों अपोजिट बिहेव करें तो हमेशा उस केस में होता है इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ कुछ वैसा ही होगा। चलिए तो यहां पर कितने दिनों तक खाना रहेगा? 24,000 डेज तक एक आदमी, अगर एक आदमी को दिया जाए उस खाने को खत्म करने के लिए तो 24,000 दिनों तक वो आदमी खाना आराम से चला लेगा। अब कहा है कि 5 दिन बाद 30 आदमी मरे हैं, 5 दिन बाद मरे हैं, मतलब 5 दिन तक तो सभी ने खाना खाया है, 5 दिन तक तो सभी ने खाना खाया है। तो अगर हम ऐसा समझे कि 5 दिन में कितना खाना खत्म हो गया होगा, अगर हम उसे हटा लें, ठीक है। तो बस इसी एक आदमी के हिसाब से देखते हैं कि देखो पहले हमने कहा कि 120 आदमी के लिए 200 दिनों का खाना है। अभी हम ये कह रहे हैं कि 120 आदमियों के लिए 5 दिन का ही खाना था, 5 दिन तक पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर 120 आदमियों के लिए 5 दिन का खाना था तो एक आदमी के लिए कितने दिन तक रहता वो? राइट, 5 दिन तक, हम पहले 5 दिन की कहानी देख रहे हैं। तो इन 5 days हाउ मच प्रोविजन विल बी फिनिश्ड, ये हमें देखना है कि हाउ मच फूड इज फिनिश्ड, कितने खाना खत्म हो गया, ये हम देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? हम वही एक आदमी के हिसाब से सोच रहे हैं कि देखो अगर हम यही मानते हैं कि 120 आदमी को 5 दिन के लिए खाना था तो एक आदमी उस खाने को कितना खत्म करता, ठीक है। तो फूड फिनिश्ड कितना हो गया? 120 इंटू 5। एक आदमी कितना दिन में खाता है? 120 गुने 5 है ना, 600 दिन तक चलाता। तो बट अब वो 600 दिन का खाना तो लोग खा गए, ठीक है। 600 दिन का खाना तो 5 दिन में खत्म कर गए, ठीक है। तो मतलब 600 डेज का खाना तो समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखेंगे, अब हम यहां पर देख सकते हैं सिंपली, ठीक है, कि रिमेनिंग जो फूड है, ठीक है, रिमेनिंग फूड कितने दिनों तक चलेगा? कितने दिनों तक चलेगा? अगर एक आदमी को खाने के लिए दिया जाए तो 24,000 माइनस 600, ये खाना बचा हुआ है। अब 24,000 में से अगर 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 23,400, है ना, 23,400 हमारे पास बचेंगे नंबर्स, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, ये कितने लोगों को? 30 आदमी तो गए, 30 आदमी की तो मृत्यु हो गई है। तो लेफ्ट पर्सन कितने हैं? लेफ्ट मैन 120 माइनस 30 दैट इज 90। अब यही 90 लोग इस खाने को खाने वाले हैं, यही 90 लोग इस खाना को खाने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितने दिन रहेगा। तो नंबर ऑफ डेज फूड विल लास्ट इज 23400। अब 90 लोगों में हमें इसे बांट देना है, ठीक है। तो सिंपली इसे काटा पीटी कीजिए, काटा पीटी कीजिए, तो एक 0 से 1 0 चला जाएगा। 9 से जब हम इसे लगाएंगे तो 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स होगा और देन 6 0, दैट मीन्स
260 डेज तक ये खाना और चलेगा। 5 दिन बाद जो 30 लोग मारे गए उसके कारण अब क्या होगा, बाकी जो 90 लोग हैं उनके लिए 260 दिनों तक खाना बचा हुआ है अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ। अच्छा, कुछ कुछ क्या है, सिर्फ सॉल्व करने वाले सवाल हैं कुछ कुछ, तो चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं फटाफट से। 8p इज इक्वल्स टू 59 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर। अब देखो कुछ लोग तो देखेंगे अरे बाप रे बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे दिया, 59 51, इसका स्क्वायर निकाले फिर सब्ट्रैक्ट करें। अरे नहीं, ये तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया। हमेशा जब इस तरह का सवाल देना तो कुछ कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिमाग में रखना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सवाल तुरंत बनते हैं, ठीक है, तुरंत बनते हैं, कैलकुलेशन में बहुत कम करनी पड़ती है। और ये भी वही आपसे देखना चाहता था, आपसे पूरा कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता था। तो यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये 8p इक्वल्स 59 प्लस 51 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर है 8p इक्वल्स टू, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 और 50 110 इंटू 8, 110 इंटू 8। अब यहाँ देखो 8 इंटू पी है और ये है 8 इंटू 110, तो देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 110। ये तो पहला का वैल्यू आ गया, फर्स्ट का p हमें निकल गया। चलो सेकंड का निकालते हैं हम। सेकंड का b क्या कह रहा है, b ए बी पी इज इक्वल्स टू 3a प्लस 6, सॉरी 6 नहीं, b है वो, 3a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस b का होल स्क्वायर। फिर से देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर से हम लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं। तो ये हो गया ए बी पी इज इक्वल्स टू a प्लस b, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये है a, ये पूरा का पूरा 3a प्लस b जो है हमारा, ये पूरा का पूरा मेरा a है। ठीक है, उस फॉर्मूले के हिसाब से ये पूरा का पूरा मेरा है, ध्यान रखना है। तो a प्लस बी यानी प्लस 3a माइनस बी, ये मेरा पहला टर्म हुआ, है ना, और इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी अगेन 3a प्लस बी और माइनस इस पूरे चीज को माइनस करना है, तो माइनस 3a प्लस बी। ठीक है, साइन चेंज होगा, माइनस का इसको करेंगे तो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा बालकों, चलिए थोड़ा इसे ऊपर करते हैं। इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो ये आएगा b से b तो गया, ठीक है, और यहाँ 3a से 3a गया, तो ये आ जाएगा बालकों 3a प्लस 3a 6a और यहाँ b प्लस b 2b इंटू 2b, दैट मीन्स 12ab। लीजिए ये भी आ गया, यहाँ ab इंटू p है, यहाँ ab इंटू 12 है, यहाँ ab इंटू p है, यहाँ ab इंटू 12 है। तो अगेन दोनों को बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, p इक्वल्स टू 12, p इक्वल्स टू 12। ये हो गया दूसरे का आंसर, p इक्वल्स टू 12 हो गया हमारा दूसरे का आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब करते हैं थर्ड को सॉल्व। थर्ड नंबर क्या है, 143p इज इक्वल्स टू 76 का स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर। फिर से वही चीज कर देते हैं हम भी, ठीक है। तो 76 प्लस 47 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, दिस इज 67 यस नॉट 47, दिस इज 67। चलिए तो आगे नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग 143p इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 6 13 713 143, अरे वाह 143 आ गया, मतलब इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये बिल्कुल पहले ही जैसा हो गया है ना, तो ये हो गया आपका 9। ठीक है, चलिए तो अगेन हमारा आंसर 143 इंटू पी 143 इंटू 9, तो यहाँ पर आ गया हमारा p इक्वल्स टू 9। ये हो गया थर्ड वाले का आंसर। ठीक है, अब हम d भी निकाल लेते हैं, d चलिए दिस कलर, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसी कलर से करते हैं। चलिए d क्या कर रहा है, 441 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से वही काम 21 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। बट यहाँ पर क्या है, इधर थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो शायद इस बार हमें सॉल्व करना पड़े थोड़ा सा ज़्यादा, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 21 प्लस 17 इंटू 21 माइनस 17। ठीक है, तो देखिए 441 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 प्लस 17 क्या होगा, 21 38 21 प्लस 17 38 718 213 इंटू 4। अब इसे सॉल्व करके हमें p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा बालकों, ये हो जाएगा 441 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32 और 4 3 जा 12 और 3 15 152। ठीक है, यहाँ से हमें अगेन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 माइनस 152। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 280
9, 289, तो वाह दिख गया हमें, p इक्वल्स टू √289, दैट मीन्स 17। तो लास्ट वाले का आंसर आ गया 17। चलिए ठीक है, तो ये चारों थे सिंपल कैलकुलेशन। आपको ध्यान क्या रखना था कि कभी भी इस तरह का रहे a² - b², हमेशा इस वाले अलजेब्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, a + b × a - b के फॉर्म में तोड़िए और फटाफट अपने आंसर लाइए। कैलकुलेशन करके समय बर्बाद नहीं करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ए बाइसिकल डीलर हैज ₹20,000 टू इन्वेस्ट, ठीक है, 20,000 रुपये उसको थे उसके पास। व्हेन ए बाइसिकल इज अवेलेबल फॉर ₹800, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ बाइसिकल इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द नंबर ऑफ साइकिल्स ही कैन परचेज विद द सेम सम। वाह, सवाल कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज लिख दिया। पूछ रहा है 20,000 में कितने बाइसिकल मिलेंगे, पहले दाम था 800, अब 25% बढ़ गया दाम, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि न्यू प्राइस, पहले तो हमें न्यू प्राइस निकालनी पड़ेगी, पहले तो हमें न्यू प्राइस ऑफ बाइसिकल निकालना पड़ेगा। तो क्या है, पहले था 800, अब क्या हो गया है 25% बढ़ गया, मतलब 25% ऑफ 800, इसे हम काटा पीटी करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज। 800 प्लस 18 × 25 200, 1000 रुपीज, दिस इज द न्यू प्राइस, ठीक है। टोटल सम कितना है उसके पास, टोटल मनी कितना है पर्सन के पास, 20,000 रुपीज, और ये है 10,000 पर बाइसिकल। तो एक बाइसिकल 1,000 रुपये में, तो टोटल बाइसिकल कितने खरीद पाएगा वो, तो टोटल नंबर ऑफ bicycles he can buy right now is total amount of money by एक बाइसाइकिल का जो दाम है, तो ये हो गया 20 बाइसाइकिल्स अब वो खरीद पाएगा। दिस इज द आंसर। चलिए सिंपल, सबसे आसान सवाल, 10 नंबर फ्री में दे दिया गया है। ओके, कंस्ट्रक्शन, ओके। तो क्या क्या बातें करें, देखो कंस्ट्रक्शन का क्या है ना, कंस्ट्रक्शन तो मैं आपको यहाँ पर सारा कुछ दिखा नहीं सकता हूँ अभी स्टेप बाय स्टेप, आपको बस तरीका बता दूंगा कि पहले क्या बनाना चाहिए, बाद में क्या बनाना चाहिए। देखिए बालकों, कंस्ट्रक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप स्टेप्स लिखिए, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि एंगल्स जो भी आप बनाओगे वो सिर्फ वो जो ऐसे आता है सेमी सर्कुलर, जिसको चांद कहते हैं या प्रोटेक्टर कहते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप स्केल से 60 डिग्री ड्रॉ कर देना है, नो 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 नो। आपके पास जो कंपास होता है, जो आपके पास कंपास होता है जिसमें एक में आप पेंसिल लगाते हो, दूसरा में नीडल रहता है जो कॉपी पर टिकता है, उसकी हेल्प से आपको एंगल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो एंगल्स जो है, एंगल्स ड्रॉ, angles should be drawn with the help of compass, ठीक है, कंपास। और पूरा डायग्राम जो होना चाहिए वो हमेशा कोशिश कीजिए पेंसिल से बनाने का, पेंसिल से ही पूरा डायग्राम कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। ये सब कुछ बातें हमेशा कंस्ट्रक्शन के दौरान ध्यान रखनी है आपको, अपने बोर्ड्स एग्जाम हो गए या फिर RIMC का एग्जाम हो, जो भी रिटन एग्जाम है उसमें सारी बातें ध्यान रखना है। स्टेप्स लिखना है, सारे एंगल को हमें कंपास की मदद से बनाने की कोशिश करनी है और हमें पेंसिल से ड्राइंग को बनाना है, ठीक है। ये सारी बातें हम ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसमें कुछ बातें हैं, कैसे कैसे इस कंस्ट्रक्शन को अप्रोच करेंगे, मैं बस वो कुछ बातें लिखूंगा आपके सामने, ठीक है। तो पहला बोला है एक PQRS ट्रेपेजियम बनाना है जिसमें PQ इज पैरेलल टू RS होगा। एक रफ अगर मैं बनाऊं कुछ ऐसा, मेरा ट्रेपेजियम हमसे डिमांड किया जा रहा है PQRS, जिसमें PQ पैरेलल है RS के, ठीक है। PQ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देन QR है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन RS है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन एंगल Q है 60 डिग्री। यहां पर देखिए ऐसा है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो मुझे नंबर्स जो है, नेम जो है मुझे लिखने पड़ेंगे थोड़े अलग से, ठीक है। PQ बड़ा है ना, तो नीचे बड़ा वाला दिखाना। ये देखिए इसलिए कह रहा हूं कि आप भी अपने कॉपी में जरूर से एक रफ डायग्राम बना लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि क्या कब क्या क्या स्टेप लेने हैं, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो PQ 8 सेंटीमीटर था और हमारा RS था ये, तो ये हो गया R और S, ये था 4 सेंटीमीटर, ये था 8 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया। देन QR था हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड RS था हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंगल Q जो है हमारा वो है 60 डिग्री। चलो ये सारी बातें करनी है, ये सारी बातें करनी है। अब देखो बाल को, सबसे पहला जो पॉइंट निकालना है, अगर एंगल Q दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, देखो सिंस कुछ चीजें आपको ये निकालनी ही पड़ेगी अपनी ज्योमेट्री से। सिंस एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड PQ इज पैरेलल टू RS, तो देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं कि इस QR इज ट्रांसवर्सल, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर
एंगल्स, ठीक है, सेम साइड एंगल्स हैं तो ये सम उनका 180 डिग्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपने यहाँ पर दो चीजें निकाल ली, ठीक है। अब इन्हीं के बदौलत आपको सारी चीजें बनानी है। तो सबसे पहले हमें बोला है कि PQ 8 सेंटीमीटर। चलो अब यहाँ से देखिए कैसे कैसे आपको कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले आपको PQ बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 1, ड्रॉ PQ ऑफ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसे और नीचे लेते हैं। आपने PQ 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, PQ। इसे सिंपली स्केल से ड्रॉ कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या है, 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा Q पर। अब यहां पर आप प्रकार रखेंगे और कुछ यहां पर एक रख करके, कुछ यहां से रख करके ऐसे 60 डिग्री काटेंगे। आपको एंगल बनाना आपने सीखा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है एंगल बनाने में और कंस्ट्रक्शन में स्पेशली, तो आप कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंस्ट्रक्शन पे सिखाऊं यहां पर, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे सबसे पहला, कुछ इस तरह से कट करके, ठीक है। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब देखिए बोला है QR जो है 6 सेंटीमीटर है। QR अगर 6 सेंटीमीटर है तो आप अगेन यहां से पेंसिल लोगे, ठीक है, और यहां पर एक कंपास की हेल्प से पेंसिल से यहां 6 सेंटीमीटर काट देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, यहां हो जाएगा हमारा R, ठीक है। अब देखिए ये R हो गया पॉइंट। अब ये वाली लाइन को रखते हुए, इस पॉइंट पर सेंटर रखते हुए आपको 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो आप 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करोगे, मान लीजिए कुछ आपका इधर आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसे आपको ड्रॉ कर देना है इस तरह से लंबा। अब नेक्स्ट RS बोल रहा है 4, तो अगेन आप यहां पर रख करके, आप यहां पर रख करके कंपास को यहां से कहीं से 4 सेंटीमीटर काट लोगे कि ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सिंपली क्या कीजिएगा, इस पॉइंट से इसे मिला दीजिएगा। ये हो गया आपका PQRS, दिस इज योर PQRS ट्रेपीजियम, ये आपका बन करके आएगा, ठीक है बालकों। चलिए, तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करने हैं, कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा सा क्वेश्चन है कुछ। इन द अबव फिगर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS एक पैरेललोग्राम है। T इज द मिड पॉइंट, T इज द मिड पॉइंट गिवन है, दोनों बाइसेक्टर है, ठीक है। एंड ST बाइसेक्ट S। अच्छा, ये जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1, यानी कि हमें गिवन है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। ये गिवन है हमें। तो क्या क्या पूछ रहा है, QR इक्वल टू QT। पहला बोल रहा है प्रूफ करिए QR इक्वल टू QT, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, QR इक्वल टू QT, है ना, ठीक है। QR कहां है हमारा, ये है हमारा QR, ये हमारा QR एंड दिस इज QT। बोल रहा है ये दोनों बराबर है, ये प्रूफ करो, ठीक है। प्रूफ करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है, सबसे पहला चीज जो गिवन है वो ये है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि बिकॉज यहां पर हम लिखेंगे ST इज बाइसेक्टर, तो इसलिए हम यहां से गिवन है, पहली बात। दूसरी चीज क्या गिवन है, दूसरी चीज हमें गिवन है दैट यस RS पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर RS इज पैरेलल टू PQ, RS इज पैरेलल टू PQ, दिस PQ लाइन, देयरफॉर। और अगर ये पैरेलल है तो हम क्या करते हैं, ST को गिवन है दिस एंड, तो देयरफॉर टेक ST एज ट्रांसवर्सल, टेक ST एज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ST को हमने ट्रांसवर्सल ले लिया, ठीक है, ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ST जब हमारा ट्रांसवर्सल होगा तो क्या निकल के आएगा हमारा, ये जो एंगल 3 आप देख रहे हैं ये 2 के बराबर हो जाएगा ना, ये एंगल 3 जो है ये 2 के बराबर हो जाएगा ना। कैसे होगा, तो दिस देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कैसे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब यहां से देखिए ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड आ गया। तो अब यहां से हम देखते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, बालकों 1 जो है वो 2 के बराबर है और 2 जो है वो 3 के बराबर है। 1 जो है वो 2 के बराबर है, 2 जो है वो 3 के बराबर, तो क्या 3 और 1 बराबर होगा ना, बिल्कुल होगा। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1। अब यहां देखो क्या निकाला हमने, क्यों निकाला ऐसा, एंगल 3 एंगल 1 अगर बराबर है तो इस ट्रायंगल को देखिए SPT, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब हम यहां लिखेंगे कि इन ट्रायंगल SPT क्या क्या हो गया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अभी जस्ट प्रूफ किया हमने, ठीक है, जस्ट प्रूफ किया हमारा इक्वेशन 3 जो है। सो देयरफॉर SP, और हम कहेंगे SP इज इक्वल टू PT, SP इज इक्वल टू PT। कैसे, तो हमारा एक प्रॉपर्टी होता है कि साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर
इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर दो साइड बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो कन्वर्सली अगर दो एंगल अपोजिट बराबर हैं तो उसके दो साइड भी बराबर होंगे। ठीक है, अब यहां से देखो हमारा रिजल्ट आ गया, यहां से हमारा रिजल्ट आ गया। चूंकि एसपी एंड पीटी बराबर है, एसपी एंड पीटी बराबर है, ये हमने प्रूफ कर दिया। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। एंड तो यहां से हम एक और चीज निकालते हैं कि एसपी इज इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है, जो पैरेलल साइड्स अपोजिट होती है, वो हमेशा बराबर होती है। तो एसपी और एसपी इज इक्वल टू आर क्यू और पीएस इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये लिखा गया है हमारा। तो देयरफॉर फ्रॉम 4 एंड 5, ये हमारा इक्वेशन अगर 5 है तो हम क्या लिख सकते हैं बालकों, यहां पर हम लिख सकते हैं कि दिस क्यू आर इज इक्वल्स टू हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था क्यू आर इक्वल टू क्यू टी, क्यू आर इक्वल्स टू क्यू टी। ओके, क्यू आर इक्वल टू पीटी, क्यू आर इक्वल टू पीटी लिख सकते हैं। नाउ हमें पता है, पहला ही गिवन है हमें कि टी इज द बाइसेक्टर, देखो क्यू टी इक्वल टू पीटी, पीटी एंड क्यू टी इक्वल है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू टी हमें गिवन है टी इज बाइसेक्टर, ये चीज हम यहां लिखेंगे और यहां हमारा आंसर आ जाएगा। यहां हमारा हो जाएगा आंसर, दिस इज क्यू आर इक्वल टू क्यू टी बिकॉज टी इज बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, क्यू आर इक्वल टू क्यू टी प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ किया। इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ कैसे किया, तो 1 इक्वल टू 3 करके प्रूफ किया। जब ये प्रूफ हो गया तो ये साइड एसपी और पीटी बराबर हो गए। अब एसपी क्यू आर के बराबर होता है और पीटी क्यू टी के बराबर होता है, तो बस हमने उसी को रिप्लेस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आराम से ध्यान से देखना है, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट बी में क्या कह रहा है, प्रूव आरटी बाइसेक्ट्स एंगल आर। कह रहा है कि ये जो आरटी है, ये वाला जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि हमें प्रूफ बेसिकली करना है कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल है ये भी बिल्कुल उसी तरह से। तो अभी हमने प्रूफ किया है QT इक्वल टू क्यू आर, अभी हमने प्रूफ किया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एंगल 4 जो है वो इक्वल है एंगल 5 के। ठीक है, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट QT इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो इन ट्रायंगल TQR कैसा ट्रायंगल हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। TQR आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। एंड नाउ हम क्या कहेंगे कि सिंस, यहां देखिए TQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, और TQ के आप लिख दीजिए PQ, पूरा का पूरा जो ये हमारा पैरेललोग्राम का एक साइड है वो तो पैरेलल होते हैं। PQ इज पैरेलल टू RS एंड टेकिंग RT एज ट्रांसवर्सल। RT को हम ट्रांसवर्सल लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास मिलेगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। कैसे बच्चों, तो अल्टरनेट एंगल्स, है ना, अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए, ये हमारा था इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड, अब इसी के साथ आ गया हमारा आंसर। तो हम सिंपली करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। देयरफॉर RT बाइसेक्ट्स एंगल R, देयरफॉर RT बाइसेक्ट्स एंगल R हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल प्रूफ, ये तो कुछ था ही नहीं। आगे देखते हैं तीसरा प्रूफ क्या है। तो तीसरा कह रहा है STR जो है हमारा 90 डिग्री है, STR को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, यानी ये वाला एंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। देखिए अगेन, सबसे पहला चीज जो हम लिखेंगे वो ये कि कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये चीज होती है। कैसे होती है, देखो बच्चों, ये पैरेलल लाइंस है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं अगर, ठीक है, तो हम इसे ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो सकता है। तो आपको पता है ना कि दो पैरेलल लाइंस हो गई, दो पैरेलल लाइंस है कोई भी, और एक ट्रांसवर्सल अगर हम लेते हैं तो उसके जो अंदर का ये जो दोनों एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। तो देयरफॉर ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा ये 180 डिग्री बनाएंगे। तो सिमिलरली ये वाला और ये वाला भी 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, 180 डिग्री बनाएगा। तो देखिए, देयरफॉर हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी हमारा 180 डिग्री बनाएगा। हम इसे लेना है क्योंकि
हमारा काम यहां से है अभी, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ना हमें पता है कि सारे के सारे एंगल इक्वल हैं, सारे के सारे एंगल क्या है, इक्वल है, ये दोनों 1 2 इक्वल है, दीज टू आर इक्वल, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, है ना, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो बेसिकली ये क्या है, x प्लस वाई 2 टाइम्स ऑफ x। हमने 1 प्लस 2 को बंडल करके x मान लिया और इसको y मान लिया, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना बालकों। तो x प्लस वाई यानी ये दोनों एंगल जो आएंगे बंडल होकर के वो 90 डिग्री आएंगे, 180/2 यानी 180/2 90 डिग्री। तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल 6, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम सिंपली हो गया हमारा सवाल समाप्त। इन ट्रायंगल SRT, इन ट्रायंगल SRT एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर एंगल 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है 90 डिग्री कैसे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 6 अभी ऊपर 90 डिग्री है ना, तो 90 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180, तो एंगल 7 होगा 180 माइनस 90, देयरफॉर एंगल 7 इक्वल टू 90 डिग्री। और यही एंगल 7 है हमारा STR यही है। तो हेंस प्रूव्ड एंगल STR इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। आपको बार बार देखिए RIMC को बहुत फेमस है ये भी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो बार बार ध्यान रखना बच्चों कि जहां भी आपको दो एंगल एक जैसा दिखे, दो साइड एक जैसा दिखे, तुरंत से आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाना। आपने देखा कि कैसे प्रूविंग हमने उसी की हेल्प से शुरुआत करी थी। ठीक है, और उसके बाद फिर पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा वो। लाइंस एंड एंगल्स, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, इन सब का ध्यान रखना है। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29th क्वेश्चन है हमारा, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and height of each stack is same। सभी का हाइट सेम रखना है, सभी का हाइट सेम रखना है और सभी को सब्जेक्ट वाइज ही हमें रखना है। मतलब हम जब बुकों को लगाना शुरू करेंगे तो एक हाइट में जितने भी बुक्स होंगे उसमें सेम सब्जेक्ट होगा। इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश, साइंस में सिर्फ साइंस और मैथ में सिर्फ मैथ के बुक्स मिलने चाहिए हमें, ऐसा हमें कहा गया है। ठीक है, इंग्लिश में इंग्लिश, मैथ में मैथ और साइंस में सिर्फ साइंस के बुक्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर। अच्छा, ऐसे कितने कितने पाइल्स होंगे। ठीक है, देखो बालकों, सबसे पहली बात अगेन हमें समझना है कि क्या करें, कैसे हम डिवाइड करें सबको। देखो, जब भी इस तरह का है ना कि आपको पाइल्स में डिवाइड करने तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली बहुत सारा जो 336 बुक रखा हुआ है इंग्लिश का, मैथ के जो 240 बुक्स हैं, इनको करना क्या है, इनको हमें कुछ नहीं, इनको हमें बंडल्स लगाने हैं। ठीक है, यानी बांटना है हमें। अब बांटना है अगर, तो क्या होगा बांटने का मतलब ये होगा कि हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए। ठीक है, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिससे क्या हो कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, और हमारे पास ध्यान रखना है कि हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। अब हमें ऐसे बांटना है जिससे कि क्या रहे, सभी जितने भी स्टैक्स हो उनकी हाइट सेम हो, मतलब कि हमें उन्हें इक्वल नंबर में बांटना है, तो इसका क्या मतलब निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया बालक कि जिस भी नंबर से हम इसे बांटना शुरू करेंगे, जिस भी नंबर से हम इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे, वो इन तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, तभी ना, अगर 10 है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो 10 के कॉम्बो में सभी जाना चाहिए। कौन पहले खत्म हो जाएगा, बाद खत्म हो जाएगा, उससे मतलब हमें नहीं है, हमें नंबर ऑफ स्टैक से मतलब नहीं है। बट जो भी स्टैक बने, एक ही स्टैक बनेगा किसी का तो उसका हाइट सेम रहे, किसी का अगर 10 स्टैक बन रहा है उससे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्टैक्स जो होने चाहिए वो हमारा सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, ना कि हाइट जो है स्टैक का वो सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टैक्स नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमने अभी देखा कि हमें एक हाईएस्ट नंबर चाहिए जो कि इन सब को डिवाइड करे, तो इन सब का कॉमन फैक्टर हो, मतलब हमें इन सब का HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो HCF ऑफ 336, 240 एंड 96, जब ये हम निकालेंगे तो ये आता है बालकों 48। ठीक है, आपको HCF निकालना आता होगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दिया हूं। ठीक है, HCF इन सब नंबर से क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यानी 48 बुक्स का हम जब बनाएंगे डब्बा, 48 बुक का जब हम एक के ऊपर एक जमा रखेंगे तो सब बराबर में सभी बुक्स की हाइट बराबर होगी। ठीक है, देखते हैं नंबर ऑफ स्टैक्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ, शुरू करते हैं हम इंग्लिश से, तो टोटल बुक्स कितने हैं, 336 बाई 48, इसे करेंगे तो ये कट कराएगा 7। नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ कितने हैं, 240, तो 240 बाई 48, जब इसे भी करेंगे तो ये आएगा हमारा 5। और सिमिलरली नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ साइंस 96 बाई 48, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2। तो टोटल स्टैक्स क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स
7 + 5 + 2 यानी कि 14। दिस इज द आंसर। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, इसलिए इसको आपको पूरा बढ़िया से करना है, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें, किसी भी तरीके से, बट आपको कॉपी में पूरी तरीके से पहले HCF निकालनी होगी, देन नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट लिखना होगा, देन टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, तो जाके हमारे पास आंसर आएगा 14। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम लोग। तो कह रहा है इफ 2 अनबायस्ड डाइस का मतलब होता है ना कि किसी का पक्ष नहीं लेता, अनबायस्ड है वो, ठीक है, बढ़िया वाला है। थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5? अच्छा, 2 डाइस को हमने 2 पासे फेंके हैं, तो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब देखो बच्चों, फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब होता है? फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है ऐसे आउटकम जिसे हम चाहते हैं, जो हमारे फेवर में है, ठीक है, ठीक है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है, चाहे वो तुम्हारे फेवर में हो या ना हो, जितने भी ऐसे आउटकम आ सकते हैं उन सबको टोटल नंबर ऑफ आउटकम कहते हैं। अब देखो, जब 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। तो देखो क्या होता है, अब ऐसे समझिए, 2 आप पासे फेंकोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की? तो ऐसा होगा ना कि पहला पासा में 1 आया, तो दूसरे पासे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी आ सकता है। तो पहले पासे में 1, दूसरे पासे में 1 से 6 से लेकर कुछ भी आ सकता है। उसी तरह से सिमिलरली दूसरे में अगर 2 आया है तो फिर से 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही आप देखोगे तो सभी के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इधर 6 हैं और इधर भी सभी के लिए 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाते हैं इसलिए 6 × 6 दैट इज 36। तो ध्यान रखना, 2 पासे फेंके जाएंगे तो 6 का स्क्वायर, 3 पासे तो 6 का क्यूब, यानी कि एक में जितना पॉसिबल आउटकम्स है और वैसे वैसे जितने फेंके जाएंगे उतना का पावर लगा देना है। जैसे अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो एक कॉइन में 2 आउटकम्स आते हैं, हेड या टेल आएगा, कुछ भी। 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 × 2, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 का पावर 3, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास आ गए 36, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब बोला है फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम क्या होने वाले हैं हमारे फेवरेबल आउटकम क्या होने वाले हैं? फेवरेबल आउटकम की बात है तो हमें चाहिए क्या? सम ऑफ 5, मतलब दोनों जो पासे हैं, दोनों पासों पर जब हम बात करें तो दोनों पासों का सम जो होना चाहिए। अगर किसी पर दोनों पासों पर जो नंबर आएगा, किसी पर 1 किसी पर 4, दोनों को मिलाकर 5 आना चाहिए, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। तो क्या होगा, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं? तो पहला पर 1 आए तो दूसरे पर 4 आ जाए, दूसरा पर अगर 4 है तो पहले पर 1 आ जाए, पहले पर 4 है तो दूसरे पर 1 आ जाए, ये 2 हो सकता है। तीसरा क्या है, अगर 2 है तो 3 हो गया, और क्या है, 3 है तो 2 हो गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ हो सकता है कि आप कुछ भी सोच लीजिए और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 1 2 3 4। तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे हो गए 4। तो देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 5। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, इवेंट को अगर डिफाइन हमने नहीं किया तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम 4, टोटल 36, इसको काटेंगे 1/9 आंसर, बिल्कुल सही आंसर। आपको एक बात और पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम आंसर क्या हो सकती है? 9, मिनिमम 0। 0 का मतलब बिल्कुल नहीं होगा, और मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है? 1। तो 1 मतलब 100% वो चीज होगी, ठीक है। 0 से 1 के बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रहती है। ओके, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर हमारा मैथ RIMC का दिसंबर 2022 का पेपर समाप्त हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।